और बाद में उसे एग्जेम्प्ट कर दें, बाद में उसे वापस टैक्सेबल बना दें। मेरे नोट्स में आपको सब चीज की समरी तो जरूर मिलेगी, लेकिन मैं चाहता था आप इंस्टीट्यूट के एक बेहतरीन पब्लिकेशन को जरूर रेफर करें, नवंबर 2012 एडिशन ऑफ द मॉड्यूल। दिस इज हाउ इट लुक्स। November 2012 edition of module. This contains service tax and VAT, the syllabus as amended, and also certain practice questions. 90 rupees, but a worth investment. For those who cannot get hands on this, what they can at least do is, इस मॉड्यूल को फ्रेंड से ले, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है सर्विस टैक्स का, जो नेगेटिव लिस्ट को डिफाइन करता है, जो सर्विसेज को डिफाइन करता है, उसकी फोटोकॉपी प्लीज करा लें। आपको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में कोई बहुत बदलाव है ही नहीं। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जो आपको पहले पढ़ाया गया है सब कुछ वही का वही है, 30 डेज में इनवॉइस इश्यू हो जानी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस publication, it's a wonderful publication. Study from this, study from the notes, 25 marks कहीं नहीं गए। Now the wonderful publication I want you to get your hands on is RTP, both institutes publications। RTP क्या करता है? RTP आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। हम कोशिश करेंगे, आज हमें टाइम परमिट करे तो मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको कराना चाहूंगा, टाइम परमिट करे तो। पर पहले मैं आपको बताता हूं मॉड्यूल ने कैसे इन चीजों को चेंज किया है। ऑल ऑफ यू हैव नोट्स। नोट्स में मैंने सर्विस को डिफाइन किया है पेनल्टिमेट पेज, यानी लास्ट के एक पहले, पेज 32, जहां आपने सबसे पहले खुशी खुशी कुछ काटा था, वहीं पर हम वापस आ जाते हैं। यहां से चालू करते हैं। सर्विस क्या है जो लॉ ने कहा है कि अब सर्विस ये है हमारे हिसाब से, वो समझे, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इतनी सिंपल सी डेफिनेशन को मॉड्यूल ने कितना इलैबोरेटली डील किया है। मैं ये भी आपको दिखाना चाहूंगा, मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं कि मॉड्यूल ले लो। नोट्स होते हैं रिवीजन के लिए, रिवीजन तब होता है जब विजन हो, तब रिवीजन होता है। विजन लेने के लिए, क्योंकि सिलेबस बदला है और जैसा मैंने कहा पैराडाइम शिफ्ट, आधारभूत परिवर्तन, तो इसलिए नया मॉड्यूल प्लीज लो। जिनके पास कंप्यूटर है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। उनके पास कंप्यूटर नहीं है परचेज कर सकते हैं, जो वो भी नहीं कर सकते फ्रेंड से फोटोकॉपी करा सकते हैं। इसमें कंजूसी मत करना प्लीज। अब देखो, मैंने समराइज किया हुआ है सर्विस की टेक्निकल डेफिनेशन। पहले मेरे समरी से समझते हैं और फिर देखते हैं इतनी समरी डेफिनेशन को मॉड्यूल ने 12 पेजेस में डील किया है, 12 पेजेस। सबसे पहले सर्विस मीन्स, मीन्स वाली डेफिनेशंस एग्जॉस्टिव होती हैं, मतलब वो उस शब्द की व्याख्या को एक फाइनल तरीके से करती हैं जिसमें और कुछ इंक्लूड होने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहां की डेफिनेशन मीन्स के बाद डज नॉट इंक्लूड और इंक्लूड पर भी आती है। ये डेफिनेशन एक अपने आप में यूनिक डेफिनेशन है। इसको एक बार नोट से पढ़ते हैं, फिर इसको मैं आपको मॉड्यूल से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। आई नो यू हैव नॉट गॉट योर मॉड्यूल्स, वील सी इट ऑन स्क्रीन, बट फर्स्ट all of you have got notes, we'll study from notes and then we'll see how the module deals with it. Service means any activity, हलचल, activity। देखते हैं एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, but you have a general understanding, it's an act, you do something. Service means an activity carried out by a person. We've studied in income tax. What's a person? Section 2 subsection 31 income tax says there are 7 kinds of person. वही 7 kinds of person को service tax, वो जो आखिरी कैटेगरी है, any other artificial juridical person not included in the first 6 categories, जो section 2 subsection 31 है, उसी 7वें को उन्होंने थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया और 7 की जगह 10-11 पर आ गए। पर essentially if you understand 7 तरह के person होते हैं, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, AOP BOI, कंपनी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। 7वां है आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट 6 कैटेगरीज। ऐसा का ऐसा ही एक पर्सन
दूसरे के लिए सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए या एक्टिविटी करना चाहिए? कैन आई प्रोवाइड सर्विस टू माई सेल्फ? नहीं. You need two persons. One person provides service to another person. Then, important thing, I have underlined it for you. For consideration. You've all studied Contract Act. प्रतिफल. केवल फ्री में किसी के लिए मैंने कोई सोशल सर्विस कर दी. Is it taxable? No. The service needs to be for. Now, how many types of consideration are there? This law states there are two types of consideration: monetary consideration and non-monetary consideration. We are going to study that. So, consideration is again divided into two parts. Monetary consideration, service provide करे, एवज में कुछ पैसा. पैसा मतलब क्या? कोल्ड कैश, नकद नहीं, कैश, चेक, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड से कुछ अकाउंट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये सब मनी में इंक्लूडेड है. There is a definition of money. So monetary consideration and non-monetary consideration. Now service means so and so, and it includes a declared service. Do we need to study declared service? Why was the need for declared service? There were certain controversies regarding certain types of services, जहां सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग डिसीजंस की वजह से ऐसा माना जाता था कि ये सर्विस टैक्सेबल ही नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं है कि वो उस सर्विस पर टैक्स लगा पाए. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई झगड़ा नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये सर्विस है, तो आप सारी बहस बंद कर दो कि ये सर्विस नहीं है, गुड्स है. जैसे सॉफ्टवेयर को लेकर खूब झगड़ा हुआ. टीसीएस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉफ्टवेयर एक सर्विस नहीं है. ये जो पैकेज्ड सॉफ्टवेयर होता है, जैसे अगर आप विंडोज 8 लॉन्च हो गया शायद, Windows 8 की CD, it's a packaged bundled software. You can go to any software vendor and purchase it. It's like, is it like Bill Gates or Microsoft Incorporated is providing a service to you? No, they are selling you their product. So in the case of TCS, Supreme Court said that software is, a bundled software is not a service, it's a. Now what the central government did was, it said no, It's a declared service, so no questions asked. अब हमसे सवाल जवाब बंद कर दो. हमने कह दिया ना कि अभी रात हो रही है, चुपचाप गुड नाइट बोलो, सो जा. अरे सर अभी दिन सूर्यदेव प्रचंड रूप से चमक रहे हैं, हमने कह दिया ना रात है, गुड नाइट. डिक्लेयर्ड सर्विस. सर्विस इंक्लूड्स अ डिक्लेयर्ड सर्विस, जिसके बारे में आप बहुत सारे विवाद खड़े करने की कोशिश कर सकते हैं. अरे ये तो गुड्स है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. भाई साहब हमने क्या कहा? इट्स अ डिक्लेयर्ड सर्विस. क्या कोई कंट्रोवर्सी बची? नहीं. डिक्लेयर्ड सर्विस एंड इट डज नॉट इंक्लूड, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज हैप्पी न्यूज, सर्विस डज नॉट इंक्लूड, क्योंकि हम बड़ी बेसब्री से 12.36% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू से बाहर आना चाहेंगे. इट्स अ पिंचिंग टैक्स. 12.36% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई प्रोफेशनल जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट से, उससे फीस कलेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000. एंटायर ₹1,00,000 इज अर्निंग? नो, ही स्पेंड सम मनी फॉर अर्निंग दैट ₹1,00,000. एंड व्हाट आर यू चार्जिंग सर्विस टैक्स ऑन? यू चार्जिंग सर्विस टैक्स ऑन एंटायर ₹1,00,000. कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि सब काटने पीटने के बाद हम एक देखते हैं कि नॉर्मल जीपीएनपी रेट क्या होता है, हार्डली 10%. यानी ₹1,00,000 की सर्विस प्रोवाइड करके चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद के घर में ले जा रहा है ₹10,000. सरकार कितने ले जा रही है उसी 1,00,000 की सर्विस पर? 12,360. इट्स अ पिंचिंग टैक्स. सो व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज वी वुड लाइक टू गेट आउट ऑफ दिस सर्विस. सो इट्स हैप्पी न्यूज. सर्विस में क्या शामिल नहीं है? पे अटेंशन. एन एक्टिविटी विच कॉन्स्टिट्यूट्स मियरली मात्र, एक ऐसी एक्टिविटी जो मात्र क्या करती हो? एक ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स या ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करती हो. गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऑफ कोर्स विच इज परमानेंटली अफिक्स्ड टू अर्थ. लैंड, बिल्डिंग, हेवी प्लांट एंड मशीनरी जो परमानेंटली धरती में गाड़ दी जाती है, दैट्स ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी. इफ ओनली व्हाट इज हैपनिंग इज टाइटल, Mr. S, the seller, has a title over this iPad, and I buy from Mr. S, the seller, this iPad. अब वो iPad Mr. S का होगा या मेरा होगा?
मेरा हो जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस एक्टिविटी? दिस एक्टिविटी कंस्टिट्यूट्स मात्र merely a transfer of title of goods. Firstly, that iPad was in the name of S. Now the iPad is in my name. Now ये तो सर सेल है, तो इस पर सर्विस टैक्स का सवाल नहीं है. देखिए क्या होता है कई बार, अब जैसे मैं iPad लेके आया, अब मैं बहुत टेक्नोफोबिक इंसान हूं, ऐसा मैं हूं नहीं, पर अज्यूम करें मैं बहुत टेक्नोफोबिक इंसान हूं और नई टेक्नोलॉजी देखकर मुझे बुखार आ जाता है. अब मैं क्या करूंगा, मिस्टर एस को कहूंगा, मैं आपकी शॉप पे आया था मिस्टर एस, मैंने आपसे आईपैड खरीदा, मैं अभी तो जा रहा हूं, मुझे जल्दी है, प्लीज आपके एक सेल्समैन को या एक टेक्नीशियन को मेरे घर पर भेजिए, वो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करेगा हाउ टू वर्क विथ आईपैड. नाउ द सेल्समैन कमिंग टू माई होम and demonstrating how to work with iPad, is that a service? Yes, but do we charge service tax on it? No, because the activity primarily consisted of transfer of title in goods. This is only an ancillary activity. भाई मैं अगर कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा, आप कोई बहुत बढ़िया हाई फाई स्मार्ट टीवी लेकर आते हैं सैमसंग का, अब टीवी तो स्मार्ट है, आप हो कि नहीं हो? टीवी स्मार्ट है, आपने घर पे बुलवा लिया, लगा भी दिया, यार ये बहुत कुछ करता है, भाई पर करता कैसे? तो उसके लिए आपको वो आमिर खान वाला डेमो देने के लिए एक आदमी बुलाना पड़ेगा, भाई ये आजा डेमो दे जा. सो दैट डेमो apparently is a service, but its service is connected intrinsically. It's a part of that good selling package. अगर कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल गुड्स बेचा जाएगा तो ऑब्वियसली एक इनहेरेंट बात है कि उस सर्विस को कैसे, उस गुड्स को कैसे यूज करना है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा. सो दैट पर्सन फ्रॉम द सेलर इज कमिंग एंड ओनली डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट. इज दैट अ सर्विस? नो. डज नॉट इंक्लूड an activity which constitutes merely a transfer of title in goods, immovable property. और वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है? by way of sale, by way of gift or any other manner. If the predominant thing is transfer of property in goods, आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, हम सेल को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ गुड्स बोलते नहीं, वी से ट्रांसफर ऑफ property in goods. For example, if I give mic to one of you, the students, if this mic is goods and I give it to you to hold it, just to hold it, this is transfer of goods. But does that mean the mic becomes yours? Because the property in goods still belongs to me. I am the owner of the good, right? So अगर transfer of property in goods है, वो movable हो या immovable हो, तो ये एक सर्विस नहीं है. ऐसा हो सकता है उस ट्रांसफर से संबंधित छोटी मोटी डेमो सर्विसेज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दी जाए. इसका यह मतलब नहीं रहेगा कि वो पूरा ट्रांजैक्शन इज प्रोविजन ऑफ सर्विस. नो, इट इज ओनली मियरली अ सेल ऑफ गुड्स. डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट अ सर्विस? फर्स्ट पॉइंट, अ ट्रांजैक्शन विच कॉन्स्टिट्यूट्स मियरली अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी. Then there is certain thing which is deemed to be sale within the meaning of clause 29A of article 366 of the constitution. For your easy reference, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, नॉट टैक्सेबल सर्विस, ये एक्ट में नहीं लिखा है, ये लॉ में नहीं लिखा है, ये आपके इजी रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि सिर्फ गुड सेल हो रहे होंगे तो क्या ये टैक्सेबल सर्विस है? नो, इट्स नॉट अ टैक्सेबल सर्विस. अगर ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि डीम्ड सेल है, आपने एक चीज सुनी होगी, हायर परचेस. एक अपफ्रंट प्रीमियम देकर हम गुड्स ले आते हैं और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे प्रीमियम्स देते जाते हैं. जब तक आखिरी प्रीमियम नहीं देते, जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं देते, तब तक गुड्स टेक्निकली हमारे नहीं होते. टेक्निकली, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी यूज द गुड्स द वे वी वांट. नाउ व्हाट आर्टिकल 366 to 29A did was that it deemed certain things as sale. अब हमारा पर्पस भी यही है कि जिसे संविधान ने सेल मान लिया है, फिर वो सेल है. एक चीज एक समय पर या तो सेल ऑफ गुड्स हो सकती है या प्रोविजन ऑफ सर्विस हो सकती है. हमने रेगुलर बैच में एक BSNL का केस सुना था, भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. उस केस में क्या था?
BSNL सिम कार्ड सप्लाई करता था, सिम कार्ड, द चिप जो आप मोबाइल में डालकर मोबाइल पर घंटों बातें किया करते हैं पता नहीं किस किस से। अब BSNL से पूछा गया कि भाई इस पर सर्विस टैक्स लगाओ, आपने तो सर्विस प्रोवाइड करी है। BSNL का लॉजिक, नहीं साहब हमने तो चिप बेची है। फाइनली डिसाइड हुआ कि जो आपने बेचा है उस चिप की कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। इसेंशियली आपने क्या बेचा है, आपने सर्विस बेची है, आपने सर्विस प्रोवाइड करी है। बिकॉज सिम इज सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। सिम ये केवल ये करता है क्योंकि हमारे यहां पे बहुत सारे वो अजमल अंकल आए थे, कसाब अंकल, खूब फटाके फोड़े उन्होंने ताज में, तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं अनऑथोराइज रूप से। हम चाहते हैं कि हम हर मोबाइल यूजर को आइडेंटिफाई करें, दैट इज व्हाई वी हैव सिम। सिम इज नथिंग, अपने आप में कुछ नहीं है, वो केवल यूजर को आइडेंटिफाई करने का मॉड्यूल है। सो व्हाट BSNL भारत संचार निगम इज इसेंशियली डूइंग इज इट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस। पर एक बात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में तय हो गई थी, एक एक्टिविटी या तो सेलिंग ऑफ गुड्स हो सकती थी या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस हो सकती थी। वो एक्टिविटी जिसे भारत के संविधान ने कह दिया कि हमने सेल ऑफ गुड्स मान लिया है, क्या आप उसे सर्विस मान पाएंगे? नहीं। तो सर्विस में वो क्या क्या शामिल नहीं रहेगा? ऑल दोज थिंग्स विच आर डीम्ड सेल अकॉर्डिंग टू क्लॉज 29A of Article 366 of the Constitution. All those activities will not be taxable service. Then again, third thing, a transaction in money or actionable claim. A transaction in money or actionable claim is not a taxable service. What is a transaction in money? भाई मैंने 1000 रुपए का नोट दिया, मैंने कहा 100 के छुट्टे हैं क्या? आपने या किसी भी दूसरे ने मुझे 100 के 10 नोट निकाल के दे दिए, क्या उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी? क्या मैं उससे या वो मुझसे सर्विस टैक्स चार्ज करेगा? नो, दिस इज अ ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी। लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं। हम एक मनी चेंजर के पास गए, मनी चेंजर के पास गए और हमने कहा हमारे पास $100 है, $1 का RBI का रेट चल रहा है 50 रुपए। $100 मतलब मनी चेंजर को हमें 5000 रुपए दे देने चाहिए, 5000 रुपए। मनी चेंजर हमें 4900 रुपए ही देता है। 100 रुपए वो कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के रूप में, एक मार्जिन के रूप में रख लेता है। इज दैट ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी या उसके लिए कोई अलग से कंसिडरेशन चार्ज हुआ है? अगर अलग से कंसिडरेशन चार्ज हुआ है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर प्योरली मैंने किसी के बिजनेस में जाके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स अ ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी। इज इट अ सर्विस? नो, इट इज नॉट अ सर्विस। सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। अगर मनी ट्रांजैक्शन में सेपरेट कंसिडरेशन आ जाए तो सर्विस टैक्स लगेगा। वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। एक्शनेबल क्लेम, कोर्ट की डिक्री या किसी के अनसिक्योर्ड लोन। आप फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे डेट सिक्योरिटाइजेशन। जो हमारे बिजनेस डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा वसूलना है, कई लोग क्या करते हैं, आपने शायद बिल डिस्काउंटिंग सुना हो, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है फैक्टरिंग। अगर मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए के डेटर्स हैं और वो मुझे 3 महीने बाद पेमेंट देने वाले हैं, मुझे पेमेंट की जरूरत अभी 5 दिन में है, मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन अप्रोच अ बैंक एंड आई कैन से दैट दीज आर गुड डेटर्स, they will ultimately yield 5 lakh rupees. Please convert those debtors into money readily for me. Now, that is called factoring. Okay? ये debtors ट्रांसफर किए जा सकते हैं कि अब इन debtors से मैं पैसे नहीं वसूलूंगा, आप वसूलना। इस तरह के transactions होते हैं actionable claim. Now, the bank can take action on my debtors. The bank can recover money from my debtors. So these are transactions in money or actionable claim. They are not इंक्लूडेड इन सर्विस। ये तो एक लिंब रहा जो कि सर्विस में शामिल नहीं है। दूसरी चीज जो सर्विस में शामिल नहीं है, सेकेंड थिंग विच इज नॉट अ टैक्सेबल सर्विस। सी आई हैव ऑल द वाइल फॉर योर रेफरेंस, ऑल द वाइल आई हैव अंडरलाइंड इट, नॉट अ टैक्सेबल सर्विस ब्रैकेट में दे दिया है, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। और ये ब्रैकेट में मेरे द्वारा सप्लाई किया गया है, this is not the law.
So B point, now we are on B point. A provision of service by an employee to the employer in course of or in relation of his employment. Please understand two concepts. There is a employer-employee relationship. We have studied it in salary head in detail. केवल वही इनकम किसी असेसी के लिए, किसी पर्सन के लिए सैलरी हेड में असेसेबल होती है, वेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज देयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई relationship. If that relationship is absent, the person might be earning income, but is that taxable under salary head? No. Some other head, maybe IFOS, maybe business, but not salary. Now what's an employer-employee relationship? What's an employer-employee relationship? And let's distinguish between two things. Okay. मैं इसी पर लिख देता हूं, देखें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं. The two separate things. Contract for service and there is a contract of service. Okay. Visible to everyone? मैं पेज के नीचे नीचे लिखा है बिल्कुल. Instead of opening up a new page, मैं इसी पेज पर समझा रहा हूं. Two concepts. Contract for service. I am a chartered accountant. A client approaches me to fight his case in the tribunal. I practice in tribunal. So if I take that case, is that a contract for service or of service? It belongs to the first category. Contract for service. I'll provide service to the client. I'll fight his case and I'll charge consideration for that thing. मैं केस लड़ूंगा, उसके लिए पैसे लूंगा. Is that taxable? That is taxable. But if Mr. E works with Mr. R, हम देखते हैं, पूछते हैं, साहब आप क्या करते हैं? ये फला फला मिस्टर ई क्या काम करते हैं? वो सर्विस करते हैं. जवाब सुनने में आता है, वो सर्विस करते हैं. वो गवर्नमेंट सर्विस में है या वो प्राइवेट सर्विस में है. नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस टैक्स? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन सर्विस टैक्स. उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जा सकता है. जो सर्विसेज एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन जो एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट किसी क्लाइंट को दे रहा है, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. व्हाट्स द डिसाइडिंग फैक्टर कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है या ऑफ सर्विस है? द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. एम आई अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड अथॉरिटी of the client? No, I have my freedom. उसका एक केस करने के बाद मैं उससे बंधा हुआ नहीं हूं. I am a freelancer. I can practice for whomsoever client I want. Employee is bound by the instructions given by employer. So the terms of engagement define whether this is a contract of service or a contract for service. Please understand what is excluded. What is excluded is the employer-employee thing. Contract of service. What is not excluded, मतलब जिस पर सर्विस टैक्स लगेगा, तो अपन एक कोडिंग कर लेते हैं. जो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, मैं आपकी समझ के लिए, सिर्फ मेरे लिए कोडिंग है. अगर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा तो मैं उसको ब्राउन अंडरलाइन करता हूं. आई होप यहां पे कलर सैचुरेशन है. और अगर सर्विस टैक्स लगेगा मैं उसको अलग अलग कलर विजिबल है ना. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है. और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, लगेगा. एग्जांपल्स क्या लिए? अ सीए प्रोवाइडिंग सर्विस टू क्लाइंट, इट इज फर्स्ट नेचर. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इस पर लगेगा. मिस्टर ई वर्किंग फॉर मिस्टर आर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा. इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विस इटसेल्फ. जो चीज सर्विस ही नहीं है उस पर सर्विस टैक्स लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है. आगे चलते हैं. लास्ट, क्या सर्विस नहीं है? डेफिनेशन से ही बाहर है. अ फीस टेकन इन एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. कई बार करदाता, असेसी और गवर्नमेंट के बीच में लिटिगेशन, झगड़े होते हैं
और उन झगड़ों के लिए हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, जो एक्ट को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर कर बताते हैं कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेचर है, उसका इंटेंशन क्या था और क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्या सही है क्या नहीं है। दो पार्टीज होती हैं किसी भी टैक्स लॉ में जब झगड़ा होता है, एक असेसी और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दोनों जाते हैं किसके पास? एक न्यूट्रल अथॉरिटी के पास, एक ट्राइब्यूनल के पास, एक कोर्ट के पास, कि हम दो अलग अलग बात बोल रहे हैं, कानून में ये शब्द लिखे हुए हैं, प्लीज बताइए कानून क्या मीन कर रहा था। कोर्ट्स जो कि फंक्शन करते हैं वो इन विवादों को निपटाने के लिए, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक नॉमिनल फीस लेते हैं, विच इज कॉल्ड कोर्ट फीस। ओके, नाउ कैन वी प्रिज्यूम दैट द कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स आर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द लिटिगेटिंग पार्टीज? नो, इन्होंने क्लैरिफाई किया है इस चीज को सर्विस नहीं माना जाएगा। कोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऐसा नहीं माना जाएगा। दिस इज नॉट अ सर्विस। लोगों को न्याय दिलाना और वो प्रक्रिया करना और उसके लिए जुडिशरी का कोर्ट फीस लेना इज नॉट प्रोविजन ऑफ सर्विस। माइंड यू, मैं क्लाइंट के बिहाफ पर केस लड़ रहा हूं, मैं क्लाइंट से फीस ले रहा हूं, क्या यह भी एग्जेम्प्ट है? किसकी बात एग्जेम्प्ट करी गई है? जो फीस कोर्ट ले या ट्राइब्यूनल ले। भाई कोर्ट भी फुकट तो नहीं बैठी है कि जो भी लोग आए जरा सी बात पे बस निपटारा करना है, और वहां पर भी इतने सारे ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं, उनकी सैलरी वगैरह देनी है। तो कोर्ट क्या करता है? जो भी डिस्प्यूट निपटाता है उसके लिए एक कोर्ट फीस चार्ज करता है। कौन चार्ज करता है? वकील या कोर्ट? द कोर्ट चार्जेस कोर्ट फीस। इज दैट construed to be providing service? No, it is not deemed to be provision of service. सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर रखा गया है उस फीस को जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल लेता है। प्लीज ये फर्क करिएगा, जो फीस वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर लेता है वो टैक्सेबल है, जो फीस कोर्ट लेता है वो टैक्सेबल नहीं है। अब तक का क्विक रिकैप। सर्विस क्या है? सर्विस एक एक्टिविटी है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें प्रतिफल यानी कंसिडरेशन होना चाहिए। सर्विस में शामिल है डिक्लेयर्ड सर्विसेज, पर शामिल नहीं है मियरली सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, शामिल नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेल मान लिया है वो शामिल नहीं है, या केवल मनी या एक्शनेबल क्लेम में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा वो सर्विस में शामिल नहीं है। Contract of service, employer-employee contract, is not a taxable service, and court fees charged by a court or a tribunal is not a service at all. इसी definition में kindly turn to the next page. There are four explanations. Total 4 explanations. This was my last page for you. 4 explanations. For the removal of doubts. Are you all with me? Okay. So, for the removal of doubts, it is hereby declared nothing contained in this clause shall apply to. This clause मतलब ये जो clause सर्विस को बता रहा है, सर्विस क्या क्या होती है। तो सर्विस क्या क्या होती है में ये कुछ कुछ चीजें शामिल नहीं रहेंगी, ऐसा उन्होंने लॉ मेकर्स ने एक्सप्लेन कर दिया। क्या भाई, क्या शामिल नहीं रहेगा सर्विस में? Functions performed by members of parliament, members of state legislative assemblies, पार्षद, विधायक, सांसद, ये पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, और ये लोग जो कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं, जो अपने ऑफिस, उनको जो संसद, पार्षद, विधायक बनाया है, उन्हें विधायक बनाने के लिए क्या कहा गया है? आप क्यों बने हैं विधायक, सांसद, पार्षद? आपको करना है जनता की, कहा तो यही गया है, और उसके बदले में आपको एक मेहनताना एक फीस मिली जाएगी। क्या यह माना जाए कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली,
इज ही प्रोवाइडिंग सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन? नहीं, हमने कहा ये अपने स्टैट्यूटरी फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये जनता की सेवा कर रहे हैं, और इसके एवज में जो इन्हें सरकार पैसे देती है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उन पर सर्विस टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर है। कौन? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MLAs, मेंबर्स ऑफ पंचायत, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो जनता की सेवा के लिए, कथित रूप से जनता की सेवा के लिए काम करते हैं और उसके एवज में सरकार उन्हें फीस देती है। हमने सैलरी हेड में पढ़ा था, क्या ये फीस सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है? नो, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर गवर्नमेंट एंड द MP और MLA। तो ये फीस कहां टैक्सेबल होती है? इनकम टैक्स ले रहा है, सर्विस टैक्स नहीं ले रहा, क्योंकि वो इसे सर्विस ही, अब कहने को हम जनता की सेवा यानी सर्विस कर रहे हैं, पर क्या वो टैक्सेबल सर्विस है? इट इज नॉट अ सर्विस फॉर दिस डेफिनेशन एट ऑल। सेकेंड, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। संविधान में कोई भी एक पद, जैसे स्पीकर, हमारे लोकसभा राज्यसभा में एक स्पीकर होते हैं जो बड़ी कोशिश करते हैं कि सदन में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शोर शराबा ना हो। कामयाब रहते हैं कि नहीं रहते वो आपने सबने देखा है। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, बस यही बोलते रहते हैं। उन्हें ये काम करने के लिए और सदन में सब कुछ अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए फीस दी जाती है। क्या माना जाए कि स्पीकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसा माना जाएगा कि उनकी सेवाएं टैक्सेबल नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। थर्ड, चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉई बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस सेक्शन। ऐसा भी एक पर्सन हो सकता है जो, जैसे मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसने बनाई? MP गवर्नमेंट ने। क्यों बनाई? MP में जहां जहां इंडस्ट्रीज को फंड्स की जरूरत हो, हमने एक बॉडी बनाई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो उन नीडी इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। इस MP फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का एक चेयरमैन है जो MP गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, लेकिन ये चेयरमैन या ये डायरेक्टर सारी मीटिंग्स में नहीं बैठता, 24 घंटे MP फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को अपनी सर्विसेज नहीं देता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस में केवल आता है, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स एंड ही गोस। इज ही अ रेगुलर एम्प्लॉय? अगर रेगुलर एम्प्लॉय होता MPFC का तो हम बोल देते इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये तो सर्विस ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, ये कभी कभी आता है और गवर्नमेंट का एक पोस्ट होल्डर है पर एम्प्लॉय भी नहीं है, पर ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, हम इससे सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। यानी अपने अपने वालों को गवर्नमेंट ने क्या किया? सर्विस टैक्स नेट से बाहर कर दिया। अच्छा, करने की वजह भी है, इनको पैसे कौन दे रहा है? गवर्नमेंट एक पॉकेट से इनको तनख्वाह देगी, फिर बोलेगी इस तनख्वाह में से 12.36 वापस। डज इट मेक सेंस? सो इन्होंने अपने अपने वालों को बोल दिया कि ये सर्विसेज नहीं है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस बिकॉज इस पर थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, एवरीबॉडी गॉट इट? गवर्नमेंट के और कॉन्स्टिट्यूशन के जो पोस्ट होल्डर्स हैं, नहीं माना जाएगा कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, ट्रांजैक्शन इन मनी इज नॉट अ सर्विस, ट्रांजैक्शन इन एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ सर्विस। लेकिन मैंने आपको तभी क्लियर कर दिया था, अगर ट्रांजैक्शन इन मनी में कोई कंसिडरेशन लिया जाता हो, एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज ट्रांजैक्शन इन मनी शैल नॉट इंक्लूड। अभी हमने देखो कैसे देखा था, सर्विस शैल नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन इन मनी। तो अगर आप यह साबित कर देते हैं कि दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी, क्या यह सर्विस है? नहीं। क्या इस पे सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं। लेकिन इन्होंने क्लियर कर दिया, अगर आप इस चीज को ट्रांजैक्शन इन मनी कह रहे हैं तो इसका अलग से कोई कंसिडरेशन मत लीजिए। मैंने 1000 रुपए का नोट दिया, आपने 100 के 10 नोट दे दिए, इक्वल? इज देयर एनी सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज? नो, दिस इज ट्रांजैक्शन इन मनी, नो सर्विस टैक्स। बट जैसा आपको कहा, मनी चेंजर, जिसके लिए एक कॉम्पोजिशन स्कीम भी है, शॉर्टकट रेट है,
मनी चेंजर। अगर मनी चेंजर है, मनी को चेंज कर रहा है, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी, बट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ सेपरेट कंसिडरेशन। सो इफ देयर इज अ सेपरेट कंसिडरेशन, मैंने बोल्ड अंडरलाइन किया हुआ है, फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, दैट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ ट्रांजैक्शन इन मनी। सर्विस क्या नहीं है? ट्रांजैक्शन इन मनी सर्विस नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन इन मनी करोगे और कंसिडरेशन ले लोगे तो उसे ट्रांजैक्शन इन मनी नहीं माना जाएगा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? सर्विस हो जाएंगे। तो क्या मनी चेंजर को सर्विस टैक्स देना है? एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर करता है कि अगर आप मनी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सेपरेट कंसिडरेशन यानी प्रतिफल ले रहे हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा और सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 और 4 क्विकली पढ़ देता हूं, जरा सा बता देता हूं ताकि हम अपने मेन एस्पेक्ट पर आए। नेगेटिव लिस्ट। एक्सप्लेनेशन 3, व्हाट आर वी स्टडीइंग? हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज अ सर्विस। हमने पढ़ा सर्विस में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, और उसके बाद कानून ने दिए हुए हैं 3 एक्सप्लेनेशंस या 4 एक्सप्लेनेशंस, 2 हमारे काम के। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट पोस्ट होल्डर्स जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये एक टैक्सेबल सर्विस है। दूसरा, अगर आप ट्रांजैक्शन इन मनी को सर्विस नहीं मानते हैं परंतु उसके लिए अगर कोई सेपरेट कंसिडरेशन लिया जाता है हम इसे सर्विस मानेंगे। तीसरा, एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ पर्संस जब अपने मेंबर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ पर्संस, फॉर एग्जाम्पल ये वाली बैच, लेट्स कॉल इट द रिवीजन बैच। रिवीजन बैच आपस में बिना किसी फॉर्मल एग्रीमेंट के एक क्लब बना ले, द रिवीजन क्लब, एंड वी कंट्रीब्यूट 1000 ईच, सो वील गेट अ सब्सटैंशियल सम, एंड देन दिस रिविजनरी बैच प्रोवाइड सर्विसेज टू वन ऑफ द मेंबर्स। इन द आईज ऑफ सिविल लॉ, सिविल लॉ क्या कहता था? सिविल लॉ कहता था दिस क्लब इज नथिंग सेपरेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स। अगर इस क्लब ने कोई सिविल ऑफेंस किया है, जैसे हम सब यहां मिलकर नारकोटिक ड्रग्स लेते हुए पाए गए, तो क्या करेंगे? क्लब को जेल भेज देंगे। क्लब मतलब क्लब अलग से कोई चीज है जिसको जेल भेजेंगे? किसको जेल भेजेंगे? मेंबर्स को। सिविल लॉ ने क्या कहा? द क्लब इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स। लेकिन